वेलकम एवरीबॉडी। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के कमेंट से वी आर ओवरवेल्म्ड, वी आर वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट टुडेज टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एंड मैं इसमें आप लोगों को जो डिटेल्स है बहुत ही शॉर्ट नोट पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऑल्सो आपके एग्जाम के लिए क्या नेसेसरी है वो बताने वाली हूँ। लेट्स रोल ऑन। चलिए, तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था दैट हम लोग दो चीजें करेंगे। फर्स्ट, हमारे फैक्ट्स क्या है आपके चैप्टर्स के, उसको जानेंगे। दूसरा, राइटिंग कैसे करनी है, हाउ टू इम्प्रेस। अगर हमारा एग्जामिनर हमारे पेपर को सच में पढ़ने बैठा है तो हाउ टू इम्प्रेस हिम। ओके, सो लेट्स रोल ऑन। A Letter to God, written by G.L. Fontes. He is a Mexican writer and poet. देखिए, आपको ये सारी चीजें आपकी एग्जाम आइडिया बुक में ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ पे डिफरेंट क्या करने वाले हैं कि हाउ वी विल एक्सप्रेस, हमको उस बुक से या आपके जो मार्केट में अलग बुक्स हैं उससे अलग कैसे एक्सप्रेस करना है। सो एक देखिए, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो केवल फैक्चुअल चीजें जानने आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करने आए होंगे। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे जिससे कि हम तीन चीजों को कवर कर पाए। फर्स्ट, दैट इज वन लाइनर क्वेश्चंस। सेकंड, शॉर्ट आंसर्स। और थर्ड है हमारा लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में मैं आप लोगों को बता दूं कि वी आर हैविंग ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज कैरेक्टर। इस आपके जो चैप्टर है उसके अंदर दो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अराउंड क्या बिल्डिंग है, कैसे है वो लोग, कैसे खुद को रिप्रेजेंट किया है, ये दो कैरेक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना है और इनके बारे में लिखना है। जब हम लोग इनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे, ध्यान रहे, तब हम राइटर का इन्फ्लुएंस लेंगे। बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं करेंगे, बट वी विल डू दैट सो दैट जो हमारा प्रोफेसर है, जो आपका चेक करने वाला है एग्जामिनर, वो आपको उससे रिलेटेड मार्क्स दे पाए। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है दैट इज ऑफ पोस्ट मास्टर एंड वाई फेथ इन गॉड। ये दो केवल आपके क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, नथिंग देन दैट। और इसके ही इर्द गिर्द हमारी सारे चैप्टर की कहानी घूमने वाली है। ओके, नेक्स्ट हमारा वन लाइनर, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विक रिकैप में मैं आपको वन लाइनर्स कराऊंगी। थर्ड, हमारे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स के लिए वी आर गोइंग कि हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर पैराग्राफ्स क्या है और उस पैराग्राफ में पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस वी आर गोइंग टू रीड। ओके, इसको करने के बाद आई कैन गारंटी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर देखिए, हमारे इस चैप्टर के अंदर 9 पैराग्राफ्स हैं। ये 9 पैराग्राफ्स, हर एक पैराग्राफ में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं नोटेट करूंगी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड पे अगर मैं इनोटेशन डाल रही हूँ, इनोटेशन दैट इज एफर्ट डाल रही हूँ, उसको आपको कॉपी कर लेना है या अपने माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि हमसे वन लाइनर जो पूछे जाएंगे वो इसी में से आएंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है आपके चैप्टर का, वो हमें ये बता रहा है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। सराउंडिंग्स के बारे में बता रहा है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो सराउंडिंग के अराउंड क्या बता रहा है कि एक गांव है, एक वैली के बीच में बसा हुआ एक गांव है, जो कि जहाँ पे केवल एक ही घर है। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे एक विलेज की भी बात हुई है और एक ही घर की बात हुई है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने भी बोला कि इस बात को मैं इनोटेट कर रही हूँ कि एक ही घर है। ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन का एक आंसर है कि देयर इज अ सॉलिटरी होम, देयर इज अ सॉलिटरी होम इन द वैली। एक वैली है जो कि पहाड़ों से घिरी हुई है, वहां पे बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ है, एक रिवर बह रही है, उस रिवर के पास एक छोटा सा हिल है जिसके ऊपर हमारा कैरेक्टर जो है वो रहता है अपनी फैमिली के साथ। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में
उसकी फैमिली के बारे में मेंशन ज्यादा नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ एक विमेन के बारे में बताया जा रहा है, कुछ बॉयज जो छोटे हैं, कुछ बॉयज जो बड़े हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। हमें कहीं पर भी राइटर ने ये गेस नहीं दिया है कि ये राइटर की खुद की फैमिली है, या फिर ये उसकी वाइफ है, या फिर ये उसके बॉयज है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज बताई गई है कि उस वैली के इर्द गिर्द कॉर्न्स के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, एक खेती की हुई है हमारे कैरेक्टर ने, और हमारा कैरेक्टर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वहां से वो एक क्लियर व्यू ले पाए कि वेदर क्या है, क्या आने वाले टाइम में बारिश होने वाली है, जिससे कि उसके जो कॉर्न फील्ड है, जो कि एक तरीके से फूलों से लदी हुई है, वो एक उस पॉइंट पे पहुंच सके कि वो अब वहां से उसके जो फ्रूट्स है वो राइप्ड हो जाए और वो उसको हार्वेस्ट कर ले। ठीक है, तो उसका डिजायर हमें समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं वेट कर रहा है अपनी डेस्टिनी, अपनी फेट के लिए, कि कब वो समय आएगा जब वो अपने फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने वाला है और बहुत सारे पैसे कमाने वाला है। ध्यान रहे, यहाँ पे राइटर का जो मेन एम है वो ये बताने का है कि कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर पैसे की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम कैरेक्टर की वांट और कैरेक्टर की डिजायर को देख पाते हैं। फर्स्ट में हमने दो चीजें देख ली। फर्स्ट हमको दिखाई दिया कि उसकी सराउंडिंग कैसी है, उसके सराउंडिंग में वैलीज है, रिवर बह रही है, और एक छोटे से हिल के ऊपर, जो ऊपर का एरिया है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, CREST वाला क्रस्ट नहीं, क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ हिल। यहाँ पे राइटर का घर है जहां वो रहता है, जहां से उसे नीचे बहती हुई एक रिवर दिखाई देती है, जहां पे बैठ करके या खड़े होकर के वो नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में देखता है और वहां से वेट कर रहा है कि कब एक डाउनपॉर आएगा, एक अच्छी रेन आएगी जो उसके क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होगी। उसके क्रॉप्स कैसे हैं, ध्यान रहे इस लाइन को, उसके क्रॉप्स कैसे हैं, जो ऑलमोस्ट रिप्ड है, कॉर्नफील्ड है, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लावर से भरी हुई है, उसको एक छोटी सी विंड और रेन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है इसमें राइटर बताता है कि हमारे कैरेक्टर की कुछ डिमांड्स है कि उसको 100 वेट, आई एम राइटिंग हियर, जरा एक मिनट बंद करोगे। ओके, हमारे राइटर को 100 पीसोस की जरूरत है। ये जो पीसोस है ये मैक्सिकन करेंसी थी उस समय में, जब राइटर हमारे इस कैरेक्टर को, इस कहानी को लिख रहे थे, तो 100 पीसोस की जरूरत थी उसको। किस लिए जरूरत थी उसको? दो चीजों के लिए जरूरत थी। फर्स्ट, कि वो नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए पैसे जमा कर सके, और दूसरा, अपना होल ईयर इन पैसों से चला सके। तो वो ये चाहता था कि जो मेरे जो उसकी क्रॉप्स हैं वो रिप होंगे और फिर उनको वो बेचेगा और फिर उनसे 100 पीसोस कमाएगा। ध्यान रहे, ये 100 पीसोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा राइटर ये देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत घने बादल आ रहे हैं, बहुत घने बादल आ रहे हैं, और उसको ये अंदाजा लग जाता है कि अब तो बहुत तेज बारिश होने वाली है। लेकिन जब उसको ये अंदाजा लगता है, उसके जस्ट पहले एक इवेंट होता है। अब यहाँ पे हमें राइटर के इर्द गिर्द की चीजें बताई जाती है। अभी देखिए, जो हमारा कैरेक्टर है उसके, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है कैसा नहीं है, ये बताया गया। अब हमको ये बताया जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द की चीजें क्या है। तो हमारे थर्ड पैराग्राफ में ये चीज बताई जा रही है कि जो कैरेक्टर है वो एक विमेन के साथ रहता है, एक विमेन
उसके बारे में मेंशन नहीं है कि वो उसकी वाइफ है या नहीं है, बट हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि शी इज हिज वाइफ, और वो खाना बना रही है, यानी वो सपर के लिए प्रिपरेशन कर रही है, और वो अपने बच्चों को बाहर से आवाज देती है, कम द डिनर इज रेडी। ओके, लंच नहीं डिनर, ध्यान रखना। ओके, और यहाँ पर वो राइटर खुद आता है घर के अंदर और साथ में बैठ करके सबके खाना खाता है। वन थिंग याद रखना कि वो फर्स्ट पैरा में ही ये देख चुका है कि नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे घने बादल आ रहे हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में वो इस चीज की बात करता है ऑन द डिनर टेबल, जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं और जो बॉयज होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, तब वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में घने बादल आ रहे हैं, इस बार बहुत तेज बारिश होगी। और वो बादल आ जाते हैं वाइल दे आर ऑन द डिनर टेबल, जब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी बादल आ जाते हैं। वो डिनर से उठता है राइटर बहुत ही एक्साइटेड होकर के, अलोंग विद द बॉयज, बॉयज भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। बॉयज जाते हैं बाहर, बॉयज का मन था कि वो हैवी बारिश को होते हुए देखें और पर्ल्स को इकट्ठा करें। ये थर्ड पैराग्राफ में एक वर्ड है पर्ल्स और एक वर्ड है सिल्वर कॉइन्स। एक वर्ड है पर्ल्स और एक वर्ड है सिल्वर कॉइन्स। देखिए, थर्ड पैराग्राफ में एक चीज और बताई गई है कि राइटर मन ही मन इस चीज को लेकर के खुश है कि अब बारिश होगी और बहुत सारी बूंदें गिरेंगी। वो कुछ बूंदों को नाम भी देता है। हमारा जो कैरेक्टर है वो काफी इमेजिनेटिव है। वो कहता है कि जो छोटी बूंद है और जो बड़ी बूंद है, ये जो छोटी बूंद है ये 25 सेंट्स है और जो बड़ी बूंद है ये 75 सेंट्स है। यानी कि वो पैसों से कंपेयर कर देता है कि जैसे जैसे बूंद गिरेगी, जैसे जैसे उसकी जो क्रॉप फील्ड है वो ग्रो करेगी और वो उसको इतना अमाउंट दे करके जाएंगे। तो हमारे थर्ड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे ही बारिश होने लगती है वो लोग अपने डिनर टेबल से उठ जाते हैं और बाहर की ओर भागते हैं। सबसे पहले बाहर की ओर बॉयज भागते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको पर्ल्स कलेक्ट करने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ये पर्ल्स क्या है। मोतियों की बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर्ल्स का मतलब डिफरेंट है, अभी मैं बताती हूँ। सेकंड, हमारा जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि हमको, मैं चाहता हूं कि ये जो बारिश हो रही है वो मेरे बॉडी पे इस तरीके से गिरे कि मेरी बॉडी खिल उठे या मैं उसको एंजॉय करूं। ध्यान रहे इस सेंटेंस को कि जो कैरेक्टर है वो ये चाहता है, यहाँ पे अभी वो क्रॉप फील्ड के बारे में नहीं ध्यान दे रहा है, वो चाह रहा है कि जो बूंदे हैं वो उसके शरीर पर गिरे और वो उससे ओवरवेल्म्ड हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो बाहर जाता है हमारा फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट होता है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रेजेडी। इस चैप्टर में दो टाइप की ट्रेजेडी है। फर्स्ट, एक जो ट्रेजेडी रियल ट्रेजेडी होती है वो, दूसरी कॉमिक ट्रेजेडी है। आई नो आप लोगों ने ये चीजें नोटिस नहीं की होंगी, बट इट इज देयर। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेजेडी में, और ये दोनों ही ट्रेजेडी दो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ हुई है। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रेजेडी है, जो रियल ट्रेजेडी है, वो होती है हमारे राइटर के साथ कि जो बारिश की वो इंतजार कर रहा था वो तो निकला हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म अगर आप नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू, हेल स्टॉर्म एक वो बारिश होती है जो साथ में बड़े बड़े पत्थर, आइस के पत्थर लेकर के आती है, जो लगातार होती ही जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो बारिश बहुत अच्छी लग रही थी कैरेक्टर को, बट लेटर ऑन वो ये समझ जाता है कि ये बारिश भगवान का दिया हुआ वरदान नहीं, अभिशाप है। ठीक है। तो वाइल जब ये बारिश हो रही होती है और ये हेल स्टॉर्म आ रहा होता है, हेल स्टॉर्म यानी कि बहुत बड़े बड़े लम्स, आइस के लम्स, आइस लम्स। और ये ध्यान रहे ये जो लम्स होते हैं ना, ये कोई एक पर्टिकुलर शेप के नहीं होते हैं, ये बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, मूसलाधार बारिश को हम लोग हेल स्टॉर्म बोलते हैं इन इंग्लिश। तो ये जो आइस लम्स है ना, बच्चे जाते हैं इनको पर्ल्स बोल करके इकट्ठा करने। ठीक है,
और जो हमारा कैरेक्टर है वो ये सोचता है ये तो सिल्वर कॉइन्स है, ये हेल स्टोम जो स्टार्टिंग में आया था, जो उसको अच्छा लग रहा था, उसने इसको सिल्वर कॉइन्स की तरीके से कंपेयर किया कि ये एक सिल्वर कॉइन है। बच्चों ने बोला पर्ल्स और राइटर ने बोला सिल्वर कॉइन्स। ओके, तो क्या होता है कि जो हेल स्टॉर्म होता है वो रुकता ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चलता रहता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है, और देखते देखते उसका सारा क्रॉप फील्ड बर्बाद हो जाता है। वो बाहर आता है, देखता है कि सारा का सारा जो क्रॉप फील्ड है वो एक तरीके से कर्टन्स में लिपटा हुआ है। कर्टन्स, कैसे कर्टन्स? हेल स्टॉर्म से आए हुए आइस लम्प्स के कर्टन में। ऐसा लग रहा है जैसे उसने व्हाइट कलर की कोई शॉल ओढ़ ली हो। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने लाइफ को कर्स करने लगता है कि व्हाट हैज हैपेंड। अब तो उसको ये लगता है कि शायद मेरे खाने के पैसे भी नहीं आएंगे, शायद मैं भूखा ही रह जाऊं। इससे अच्छा तो ये जो हेल स्टॉर्म आया, इससे अच्छा तो कोई प्लेग हो जाता उसके क्रॉप्स को। ध्यान रहे, उसने कंपेयर किया है इस हेल स्टॉर्म को एक प्लेग से कि इससे अच्छा अगर प्लेग भी हो जाता तो भी मेरे पास इतना अनाज, इतना क्रॉप बचता कि मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहता। लेकिन अब तो ये नौबत आ गई है कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए ये सब कुछ हमारे 4th पैराग्राफ में हो चल रहा है, कुछ अभी आगे नहीं बढ़ा है। 5th पैराग्राफ में हमें ये बताया जाता है कि हाउ राइटर इज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। अब क्या होता है कि वो रात, जिस जिस दिन ये सारी चीजें हो रही है, हेल स्टॉर्म आया है और उसकी जो क्रॉप फील्ड है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है, उस रात वो सो नहीं पाता। नाउ ही इज वेरी मच डिप्रेस्ड। हालांकि वो सुसाइडल नहीं है, उसको एक थॉट आता है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। उसका एक कारण है गॉड, बिलीव ऑन गॉड। वो इस चीज का निश्चय करता है कि मैं भी भगवान के ऊपर विश्वास रखूंगा और भगवान मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, लेटर लिखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ नंबर 6। यहाँ पे लेटर के बारे में बात हो रही है और लेटर लिखा जाता है संडे मॉर्निंग को। ये सब कुछ सैटरडे नाइट को हुआ है और लेटर लिखा जाता है संडे मॉर्निंग। ये 1 लाइनर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटर कब लिखा जाता है। ठीक है, ऑन संडे मॉर्निंग वो एक लेटर लिखता है गॉड को कि गॉड, मेरा जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, मैं आपके ऊपर फर्मली बिलीव करता हूँ। क्यों बिलीव करता हूँ इसका, देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, व्हाई फेथ इन गॉड। इसका आंसर अब आपको मिलेगा जो आपको लिखना है आपके एग्जाम में। वो इसलिए गॉड के ऊपर बिलीव करता है कि कोई कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो भगवान ना जानता हो या जहां भगवान नहीं पहुंच सकता हो। डीप सी से लेकर के जो हमारी कंसाइंस है, ये वर्ड यूज किया गया है, आप भी इस वर्ड को यूज करना कि जो हमारी कंसाइंस है उसको भी भगवान जानता है, जो हमारा अंतर्मन है उसको भी भगवान जानता है, और भगवान से कुछ छुपा नहीं है। तो भगवान ये जानता है कि मैंने मेहनत की थी क्रॉप फील्ड पर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई और अब भगवान ही उसका एक निर्णय करने वाले हैं। ठीक है, वो कंप्लीटली अपने आप को डिवोट कर देता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लेटर में लिखता है कि हे भगवान, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। शायद अभी आपको याद होगा हमारे फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में ये चीज बताई गई है कि उसको 100 पीसोस की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? कि वो दूसरा हार्वेस्ट कर सके नेक्स्ट ईयर का। दूसरी चीज, फुल ईयर का वो अपना खर्चा पानी चला सके। ठीक है, तो वो उस लेटर में केवल 2 चीजें लिखता है। ये आपके शॉर्ट आंसर्स में पूछा गया है कि आपके जो कैरेक्टर है वो हमारे लेटर में क्या लिखता है। क्या वो गॉड से माफी मांगता है? क्या वो गॉड से पैसों की डिमांड करता है? क्या वो गॉड को कर्ज करता है? क्या वो खुद को कर्ज करता है? तो हमारे पास आंसर है कि वो पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि वो गॉड में फर्म बिलीव रखने वाला है।
ओके, अब नेक्स्ट हमारा, और फिर उसके बाद वो लेटर ले जा करके मेल कर देता है, मेल बॉक्स में आपके मेल कर देता है, जो पोस्ट बॉक्स होता है ना, वहां पर जाकर के मेल कर देता है। नेक्स्ट हमारा प्ले ऑफ डेस्टिनी, 7th पैराग्राफ में प्ले ऑफ डेस्टिनी बताया गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो लेटर उसने भगवान के लिए लिखा है, उस लेटर में उसने टू गॉड लिखा है, टू गॉड इन द स्टार्टिंग, और उस लेटर को फोल्ड करके जो एड्रेस डाला है वो भी टू गॉड का ही डाला है। अब गॉड का कोई एड्रेस है, आप लोग बताइए, नहीं है। तो जो पोस्टमैन होता है, इन 7th पैराग्राफ ये बताया गया है कि वो पोस्टमैन वो चिट्ठी को लेता है और हंसते हुए उसका एड्रेस अपने जो पोस्ट मास्टर हैं उनको जाकर के थमा देता है, देखिए ये चिट्ठी आई है। और पोस्ट मास्टर भी बोलता है कि वाई यू आर लाफिंग। और जैसे ही वो उस चिट्ठी को पढ़ता है, खोलता है, सबसे पहले ही वो ये देखता है टू गॉड, वो भी खुशी से मतलब एकदम एक्साइटेड होकर के हंसने लगता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कैसा मजाक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ देखिए 7th पैराग्राफ में ही हो रहा है। ये दो पैराग्राफ 6 एंड 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो 6 एंड 7 पैराग्राफ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने में हेल्प मिल जाएगी। तो 7th पैराग्राफ में हमारा जो पोस्टमैन होता, मास्टर होता है, वो उस चिट्ठी को पढ़ता है कि लेट्स सी इसके अंदर क्या है। और वो उस चिट्ठी को पढ़ते ही एकदम से, जो अभी वो खिलखिला के हंस रहा था, एकदम से शांत हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि हमारे कैरेक्टर का कितना फर्म बिलीव है इन गॉड। वो जो ऊपर से दिख रहा था, जितना एमिएबल, जितना विग्ड, जितना स्ट्रिक्ट दिख रहा था, वो एकदम से पिघल जाता है, एकदम से प्लीजिंग हो जाता है, एकदम से जो हमारा कैरेक्टर है उसके प्रति उसको संवेदना आ जाती है, या जॉयफुल हो जाता है कि मैं अब इसका जो फेथ है उसको बरकरार रखूंगा, मैं इसके फेथ को टूटने नहीं दूंगा। एकदम से उसका कैरेक्टर परिवर्तन हो जाता है, जो हमारा पोस्टमैन है। अब देखिए इन सभी चीजों को जो मैंने अभी 2-3 लाइंस बोले हैं, इसको आप लोग लिखोगे कि स्टार्टिंग में जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सा विग्ड होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है और थोड़ा सा एमिएबल होता है, इंजॉय कर रहा होता है वो कि व्हाट इज दिस। ऐसा तो कभी भी हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वहां कभी ऐसा कोई भी चिट्ठी, कोई भी ऐसी खत नहीं आया है। और एकदम से जैसे ही वो उस खत को पढ़ता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, या वो ये देखता है कि जो एक सेकंड पर्सन है जो इतना ज्यादा गॉड के ऊपर बिलीव कर रहा है, मैं उसके बिलीव को ना तोड़ू। उसका एक रीजन होता है कि वो इतना ज्यादा फर्म बिलीवर गॉड के ऊपर नहीं होता है। या फिर ये कह सकते हो कि वो ये सोचता है कि भगवान को मैं भी मानता हूं, पर इतना ज्यादा बिलीव कि गॉड को चिट्ठी लिख डाली या गॉड उसको पैसे भेज देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिस उसका कैरेक्टर परिवर्तन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो क्या करता है वो, जो पोस्ट मास्टर होता है, वो ये सोचता है कि लेट्स कलेक्ट मनी। वो हमारे कैरेक्टर के लिए 100 पीसोस कलेक्ट करने की कोशिश करता है, एक तरीके से फंडिंग करने की कोशिश करता है। फॉर वॉट, जिससे कि जो उसका हार्वेस्ट है वो कंप्लीट हो पाए और वो अपना पूरा ईयर चला पाए। अब क्या है कि वो तो गवर्नमेंट जॉब में है, आप लोग भी जानते हो, और उस समय की गवर्नमेंट जॉब, इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं हो पाता। स्टिल वो अपने जितने भी अपनी कमाई और अपने जितने भी उसका स्टाफ होता है उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ पैसे जोड़ता है। अब वो पैसे कितने होते हैं, देखिए यहाँ पे बुक में एक लाइन दी गई है, हाफ एंड मोर, हाफ एंड अ लिटिल मोर, लिटिल मोर। हालांकि आगे ही हमारा लास्ट पैराग्राफ में हाफ एंड अ लिटिल मोर को बताया गया है कि ये 75 पीसोस है। तो जब हमसे पूछा जाएगा ना, तो आप ये हाफ एंड अ लिटिल मोर नहीं लिखेंगे, 75 पीसोस बोलेंगे कि उन लोगों ने 75 पीसोस फंड करके, क्राउड फंड करके उसको दिए थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक चिट्ठी दोबारा से लिखी जाती है, पोस्ट मास्टर फिर से लिखता है, और कैसे लिखता है, फ्रॉम गॉड। अब वो भी अपना नाम फ्रॉम गॉड से करता है कि हम, मुझे जो है ये शो नहीं करना है कि ये हम लोगों ने कलेक्ट करके दिया है, बल्कि उसके बिलीफ को, उसके ट्रस्ट को बनाए रखना है, और भगवान की तरफ से ये चिट्ठी है। तो वो लोग ये लेटर लिखते हैं, बस एक इतनी चीज लिखी होती है, फ्रॉम गॉड,
और उसमें 75 पीसोस होते हैं। नाउ वो लेटर पोस्ट कर दिया जाता है और जो हमारा कैरेक्टर है वो ये चिट्ठी लेने आता है। वो एक्चुअली कई बार पोस्ट हाउस में जा चुका होता है कि उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या, उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या। और वो चिट्ठी को जब देखता है वो मतलब खुशी से इतना ज्यादा भर जाता है कि गॉड ने उसको रिप्लाई किया है। ऑल्सो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि गॉड कभी उसके साथ कोई चीटिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने अपना पूरा 100% दिया है। तो ये जो 8th पैराग्राफ है वहां पे कॉन्फिडेंस शो किया जाता है कि वाइल जब वो चिट्ठी रीड कर रहा था उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती है, उसको ऐसा नहीं लग रहा होता है कि गॉड उसको चिट्ठी नहीं लिखेंगे या फिर गॉड ने उसको पैसा नहीं दिया होता है। वो किसी भी सेकंड डाउट में होता ही नहीं। वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि मेरे पास तो गॉड ने पैसे भेजे ही भेजे हैं। उसका फेस बिल्कुल भी किसी भी नेगेटिव थॉट से भरा हुआ नहीं होता, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है। नाउ लास्ट हमारा जो 9th पैराग्राफ है और जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी एक कॉमिक ट्रेजेडी टेक प्लेस होती है, वो हमारी होती है पोस्ट मास्टर एंड जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं उनके साथ। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उस चिट्ठी को ओपन करता है और वो जल्दी जल्दी पैसे को गिनता है। जैसे वो पढ़ता है फ्रॉम गॉड और वो तुरंत गिनने लगता है पैसों को। और वो ये देखता है कि यहाँ पे 75 पीसोस भेजे हैं गॉड ने। अब वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। वो उदास नहीं होता है, वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अभी बहुत कॉन्फिडेंस था कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकते। इस चीज का कॉन्फिडेंस वो फिर से रखता है और वो एक चिट्ठी लेके आता है जिसको वो फिर से लिखता है। एक पेपर लेके आता है, फिर से उसको वो लिखता है टू गॉड और वो कहता है कि हे भगवान, मुझे पता है कि आपसे गलती नहीं हो सकती है, आपने 75 सेंट्स ही भेजे हैं जबकि पीसोस ही भेजे हैं। थोड़ा मैं सेंस में कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि जो हमारा यूरोपियन इंग्लिश लिटरेचर है वहां पे सेंस की बातें चलती हैं। तो 75 पीसोस भेजते हैं। वो लिखता है कि 75 पीसोस ही आपने भेजे जबकि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। आप एक काम करना, नेक्स्ट टाइम जब मुझको पैसे भेजना तो आप पोस्टमैन के द्वारा मत भेजना क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बहुत ही विक्ड हैं और ये मेरे पैसे ले सकते हैं। अब देखिए जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उनके लिए ही वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन आप यहाँ से हमारे कैरेक्टर को गलत नहीं समझ सकते क्योंकि उसको अभी भी बिलीव है कि ये जो पैसे हैं ये गॉड ने भेजे हैं, ना कि जो पोस्ट मास्टर है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आपके लास्ट पैराग्राफ में एक चीज बताई गई है कि जब वो ये लेटर लिखता है उस समय वो एक जो आपका एक छोटी सी टिकट होती है ना उसको पंच करते हैं, तो वो लेकर के आता है, उसको अपने सलाइवा से गीला करता है और वो इस तरीके से टैप करता है उसको पेस्ट करने के लिए। ये एक एक्शन है। देखिए इस एक्शन को बताना इसलिए जरूरी है, ऐसे छोटे छोटे एक्शंस दिए हैं राइटर ने सो दैट हम अपनी कहानी को बहुत ही रियल समझ सकें, हम रिलेट कर सकें कि हाँ ऐसा होता है। चलिए ये हमारी स्टोरी थी और आई होप मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा, लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको सब कुछ कवर हो गया है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम, देखिए मैंने पूरी स्टोरी में कैरेक्टर का नाम नहीं बोला है, आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है तो मैं आपको बता दूं सो दैट आप अब उस कैरेक्टर के बलबूते अपनी स्टोरी खुद से क्रिएट कर सके। लांचन नाम है हमारे कैरेक्टर का और पोस्ट मास्टर जो है हमारा, ये हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है, पोस्ट मास्टर, ध्यान रहे। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो कि हमारे विमेन के हो गए और जो बच्चे हैं उनके हो गए, वो इतना इंपॉर्टेंट मेजर रोल नहीं प्ले कर रहे हैं सिवाय इसके कि जो बच्चे हैं उन्होंने हेल स्टोन्स के पत्थरों को पर्ल्स बोला है। ओके, तो चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगी कि जब भी आप इन दोनों कैरेक्टर को, एक्चुअली लांचेन के कैरेक्टर का जब आप लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे लॉन्ग आंसर्स में, तब आप हमारे पोएट के बारे में कुछ लिखने वाले हैं। अब वो क्या लिखने वाले हैं, लेट्स सी। तो हम जब लांचेन का कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे तो हम अपने राइटर के बारे में 3 चीज लिखने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनर को हमारे
आंसर की तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट थिंग कि जो हमारा चैप्टर है दैट इज अ फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? वो चीज होती है जो कि कंप्लीटली एक सोच से इजाद हो रही है, ऐसी कहानी जो कि रियल नहीं है, जिसके कैरेक्टर्स रियल नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है जिसको फिक्शन नाम दे दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, कहीं ना कहीं जब आप राइटर की अपनी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसका जो ये फार्मर वाला कैरेक्टर है ना, वो उसने अपनी ही लाइफ की स्टोरी से इजाद किया है, दैट इज टेक अवे किया है। कैसे? कि जो हमारा राइटर है वो मैक्सिकन है। यहाँ पे आप दो चीजें देखेंगे राइटर की लाइफ से कि जो हमें इस चैप्टर में मिलती है, और वो अपने फादर की, देखिए आप गूगल पे जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा, और एक आपके जो बुक है वहां पे आपको कुछ मिलेगा। तो वो दो चीजें ये मिलेंगी कि जो राइटर है वो अपने फादर के कार्गो शिप्स पे काम करता है, या फिर वो फादर के स्टोर में काम करता है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता है कि राइटर अपने फादर के साथ काम करता है, और वाइल वर्किंग वो इंडियन फार्मर से मिलता है। देखिए मैक्सिकन है, लेकिन ये अपने काम के दौरान आइदर ऑन स्टोर और ऑन अ कार्गो, वो ऐसे इंडियन फार्मर से मिलता है जिनके इर्द गिर्द ये स्टोरी लिखी गई है। ऑल्सो राइटर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये राइटिंग कर रहे थे इनिशियल स्टेजेस पे, तो इनकी जो कंपोजिशंस थे उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये हाईली डिप्रेस्ड हो गए थे कि शायद इसमें मेरा करियर है ही नहीं। स्टिल ही केप्ट ऑन गोइंग, और फिर एक बहुत अच्छा, एक आप कह सकते हो कि एक डेस्टिनी का फ्लिप हुआ कि इनको वन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिकन आर्ट्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वन ऑफ द फर्स्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये फर्स्ट थे, बट वन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिकन आर्ट्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और आप ये देख सकते हो कि हम इस चीज से अपने राइटिंग में क्या लिखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा राइटर है वो भी एक फर्म बिलीवर था कि एक ना एक दिन उसकी डेस्टिनी फ्लिप करेगी, जैसे हमारे कैरेक्टर की फ्लिप हुई, जैसे लांचीन की फ्लिप हुई। आई थिंक इतना डन है नाउ। जो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग शॉर्ट आंसर्स जो वन लाइनर है वो करेंगे। आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके वन लाइनर एटलीस्ट 20 to 25, क्योंकि आपने एक ओवरव्यू ले लिया है, तो मैं आपके वन लाइनर्स शॉर्ट्स में दूंगी। और आई होप कि आपको अगर क्विक फैक्ट्स जानने हो तो आप वो फैक्ट्स हमारे शॉर्ट्स में जाकर के देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।